नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने 10 साल की उम्र से गाना शुरू किया और आज लगभग 65 साल की उम्र में भी वो लगातार गा रही हैं और पिछले 50-55 साल से उन्होंने अपने इस पैशन को जिंदा रखा हुआ है। वी फील प्राउड इन वेलकमिंग द मोस्ट ग्रेसफुल, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट मेलोडियस सिंगर मिसेस इंदु बग्गा जी। इंदु जी, भव्य भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। भव्य भारत चैनल की क्रिएटिव टीम का तहे दिल से हार्टफेल्ट स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जहाँ तक मेरा म्यूज़िक कैरियर का ताल्लुक़ है तो मैंने 10 साल में गाना शुरू कर दिया था जब मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी। ये संगीत मुझे अपनी मदर से मिला और हेरिडिटी एक बॉर्न गिफ्ट है। तो मेरी मदर इलाहाबाद रेडियो स्टेशन से गाया करती थी, तो जब वो घर आके गाती थी तो मैं उनका संगीत, गीत, भजन सुनती रहती थी और साथ साथ गुनगुनाती थी। उन दिनों रेडियो का बहुत ही प्रचलन था। बिना का गीतमाला और तरह तरह के रेडियो प्रोग्राम्स में म्यूज़िक को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता था और मैं रेडियो के साथ भी गाना गाती थी। तो धीरे धीरे म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे पढ़ाई से ज़्यादा म्यूज़िक की तरफ रुझान हो गया। तो उसके बाद मैंने एक ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में चुनमुन प्रोग्राम में ऑडिशन दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सबसे प्रथम गाना मुझे चुनमुन प्रोग्राम में जो मेरी रिकॉर्डिंग हुई वो चिड़िया के ऊपर थी। तो वो 2 लाइन मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जो मेरा फर्स्ट गाना चुनमुन में जब मैं 10-12 साल की थी रिकॉर्ड किया गया, तो मुझे इस गाने को गा के इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती कि मैं नाच उठी कि मेरी आवाज़ अपनी मैं रेडियो में सुन रही हूँ। चिड़िया बड़ी सियानी रोज़ करे शैतानी, कभी उठा ले मेरा हप्पा, कभी गिरा दे पानी। हो चिड़िया बड़ी सियानी रोज़ करे शैतानी। तो इस गाने को गा के उसके बाद मेरे मन में एक म्यूज़िक के प्रति ऐसा लगा कि मुझे यही लाइन पे चलना है और मुझे म्यूज़िक को ही अपना दिन रात की डाइट बना ली मैंने और मैंने गाना शुरू कर दिया। उसके बाद रेडियो में मेरा इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि मैंने युवा वाणी जनरल प्रोग्राम भी ऑडिशन क्लियर किए और मुझे एक कैजुअल आर्टिस्ट की हैसियत से हर 3 महीने बाद एक रिकॉर्डिंग मिलती थी जिसमें AIR के म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स, पंजाबी राइटर्स, उर्दू राइटर्स की लिखित मैं गज़ल, गीत और भजन गाती रही। उसके बाद सर मैंने दूरदर्शन में भी ऑडिशन क्लियर कर दिया। दिल्ली दूरदर्शन में मैं गीत, गज़ल और भजन भी हर 3 महीने बाद गाती रही और मेरा प्रोत्साहन और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहा। उसके बाद पंजाबी होने के नाते मैंने पंजाबी गीत भी सीखे और जालंधर टीवी से मैं पंजाबी गीत भी रिकॉर्ड करती रही। इसके बाद आज मैं गवर्नमेंट जॉब से, कृषि भवन से रिटायर हूँ। 4-5 साल हो गए। ये मेरी साधना अभी आज की तारीख तक भी चल रही है। स्टेज प्रोग्राम, रिकॉर्डिंग्स और इंडोर प्रोग्राम्स, स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स और जगह जगह पे मैं आज भी म्यूज़िक शो कर रही हूँ। जी, बहुत बहुत आपकी एनकरेजिंग स्टोरी है जिससे कि हम सबको प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे अपने जीवन में अपने पारिवारिक, डोमेस्टिक, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए किस तरह से हम अपने पैशन को
भी जारी रख सकते हैं। क्रिएटिव टीम ने यह भी बताया है कि जो आप पर रिसर्च की है कि आपने अनेक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ में काम किया है और वहाँ से आप करीब 5 वर्ष पहले रिटायर हुई हैं। तो ये बताने की हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि आपने किन किन विभागों में, मंत्रालयों में काम किया और वहाँ पर आपका अनुभव किस तरह रहा, या और आपके म्यूज़िक ने क्या आपके इस सरकारी काम में कोई व्यवधान तो पैदा नहीं किया कभी? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ। सबसे पहले प्रथम मैंने जिस मंत्रालय को ज्वाइन किया वो कृषि भवन है, तो मैंने एज ए क्लर्क ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूज़िक भी मेरा साथ साथ चलता रहा, रेडियो प्रोग्राम, दूरदर्शन प्रोग्राम भी मेरे साथ साथ चलते रहे। मैंने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली थी इन प्रोग्राम्स के बारे में, और आज भी रिटायरमेंट के बाद भी मैं बिल्कुल फ्री होके अपने इस पैशन को लोगों के बीच में प्रस्तुत करती हूँ। और कृषि मंत्रालय के अलावा मैं रिटायरमेंट तक सेम मंत्रालय में रही। हाँ, थोड़ा सा मेरा डिपार्टमेंट ज़रूर चेंज हुआ। कुछ टाइम मैं शास्त्री भवन बैठी, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में मैंने कुछ साल भी काम किया शास्त्री भवन में। जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम यह जानना चाहेंगे कि जो हमारी आपकी जनरेशन है वो रेडियो सुन सुनकर ही जवान हुई है, और उस समय बड़े स्तरीय कार्यक्रम होते थे। जो रेडियो के जो कार्यक्रम है, मुझे अभी तक याद है कि उस समय बच्चों का कार्यक्रम, जैसे आपने जिक्र किया चुनमुन का, एक दिन में 12:30 बजे एक कार्यक्रम आता था। ग्रामीण महिलाओं के लिए एक रात को हवा महल आता था। उसमें नाटकों की बड़ी अच्छी स्तरीय कार्यक्रम रहते थे। और उसमें फिर आप यह बताने का कष्ट करें कि आपके उस समय के कोई अनुभव जो रहे हों, जो आपके आकाशवाणी के या दूरदर्शन के प्रोड्यूसर के साथ रहे हों, कोई इम्पोर्टेंट नाम उस समय का हो, कोई बड़ा नाम उस समय का हो, जो कि हमें भी शायद याद आ जाए, तो दर्शक उससे कोरिलेट करना चाहेंगे। जी सर, उस वक़्त रेडियो, दिल्ली रेडियो में एक गुरु मेरे, जिनका नाम था R.D. सक्सेना, और ही वॉज म्यूज़िक डायरेक्टर एंड यूज्ड टू सिट इन ऑल इंडिया रेडियो ऑन फर्स्ट फ्लोर। और उन्होंने काफ़ी उर्दू में, हिंदी में और दूसरी भाषाओं में भी गीत और गज़लें लिखी। तो उनको मैंने एज ए गुरु मानकर उनके घर पे जाके मैं ट्यूशन्स लेती थी, और मैंने वो गज़लें और वो गीत और भजन सीखे उनसे, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के अप्रूव्ड राइटर्स में से आते हैं। मिस्टर R.D. सक्सेना इज़ one of the writers of that all India radio approved writers. So मैंने वो गज़लें, भजन और गीत सीखे जो कि मैं ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में रिकॉर्ड करवा सकूं। तो इससे मुझे बहुत मदद मिली मिस्टर सक्सेना से, और उन्होंने मुझे वो शिक्षा दी जो आज भी मेरे काम आ रही है। और आज भी मैं जगह जगह प्राइवेट गज़ल्स, गीत और भजन गा रही हूँ। जी, उस समय आवाज़ के अलावा और किसी ग्लैमराइज वे से आप दर्शकों को सम्मोहित या इस तरह से अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते थे। तो आवाज़ का बहुत बड़ा महत्व है, वो आपकी आवाज़ में हमें, आपके डिक्शन में हमें सुनाई पड़ता है, क्योंकि उस समय डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, आवाज़ की क्वालिटी, ये बड़ा मैटर करती थी। तो शायद इन सब ने, जो रेडियो में उस समय आपने काम किया अपनी अर्ली लाइफ से और उस समय तक, उसने आपके बाद के जो आपने स्टेज परफॉर्मेंसेस दी या आपने अपने कुछ वीडियोग्राफी की, उसमें बहुत सहयोग मिला होगा, क्योंकि आपकी आवाज़ की क्वालिटी से पता चलता है कि आप रेडियो में ट्रेंड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी शिक्षा मैंने ग्रहण की, वो मेरे शुरुआत की जो बेस था म्यूज़िक का, इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से मैंने क्लासिकल शास्त्रीय संगीत सीखा और म्यूज़िक को अपना बेस बनाया। उसके बाद मैंने लाइट वोकल गाना शुरू कर दिया, ताकि मुझे लाइट वोकल में सर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरा बेस बहुत स्थिर और पक्का था। तो मुझे राग की नॉलेज थी उस वक़्त, और जो भी सुर में जिस ट्यून में मुझे कहा जाता था, तो मुझे कोई फॉलो करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। मैं एकदम वो गीत या गज़ल या भजन
फॉलो करके उसको रियाज करके तैयार कर लेती थी। कि जब एक परफेक्ट नोट किसी गायक के, किसी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लगते हैं तो सीधा कनेक्शन उसका उस परमात्मा से कनेक्ट खुद को कर पाता है। तो आपके तो परफेक्ट नोट हमेशा ही लगते होंगे, या कई ऐसा अधिकतर होता होगा कि आपके परफेक्ट नोट ही लगें, तो आपने उस डिवाइन कनेक्शन को कभी अनुभव किया कि जैसे आप बिल्कुल एकाकार हो गए हो उस परमात्मा में, आपकी आत्मा और परमात्मा जैसे एक उनके बीच में कनेक्शन बन गया हो, या एक कोई कनेक्ट आपने फील किया हो? जी सर, गाते वक्त मुझे मानना पड़ेगा कि जब मैं अपना कोई म्यूज़िक फंक्शन या कोई रिकॉर्डिंग करवाती थी या गीत गज़ल भजन गाना शुरू करती थी, तो मैं अपने इष्ट देव को नमस्कार करके ही शुरुआत करती थी, क्योंकि अपने गुरु या इष्ट देव को जब मैं याद करके और गाती थी तो मुझे यूँ लगता था कि वो मैं नहीं गा रही, वो मेरे गुरु जी गा रहे हैं। मैं अपने आप में नहीं होती थी, वो मेरी रूह गाती थी, मेरे गुरु जी की प्रेरणा होती थी जो मेरे ज़बान पे या आवाज़ से निकलती थी सर। कृपया आप ये बताने का कष्ट करें कि जो आपने एक अपने जो एक बैलेंस बनाया, आपने बताया कि आप लगभग 3 दशकों या 30 सालों से भी ऊपर सरकारी सेवा में रहीं और एक क्लास 1 गज़टेड पोस्ट से आप रिटायर हुई भारत सरकार से। तो आप ये थोड़ा सा दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि क्या जो आपने अपने जो इस प्रोफेशनल लाइफ जो आपकी थी एज गवर्नमेंट सर्वेंट, और दूसरा आपका जो पैशन, तो पैशन और प्रोफेशन में कभी टकराव हुआ, और अगर हुआ तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व किया? जी सर, मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब में बड़ी डेडिकेशन से काम किया और रिटायरमेंट तक करती रही, और मेरा रिकॉर्ड भी A1 रहा, जिससे मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिलती रही। लेकिन जहाँ तक म्यूज़िक का ताल्लुक़ है सर, वो मैंने अपने पैशन को इसलिए कंटिन्यू रखा कि उसके बिना मैं रह नहीं सकती, म्यूज़िक के बिना सर। जब मुझे मौका मिला, मैंने ऑफिस से विदाउट पे लीव लेके भी अपनी रिकॉर्डिंग करवाई, और फॉरेन कंट्री जाके भी मैंने सिंगिंग की, और उसके बाद वापस आके भी विदाउट पे लीव ऑफिस से लेके मैंने तरह तरह के कल्चरल प्रोग्राम किए, स्टेज प्रोग्राम किए, प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स करी, और जो नई चीज़ मुझे सीखने को मिलती थी वो इमीडिएटली मैं कैच करके और उसका प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से मैं अपनी चीज़ को पेश करती थी, जिससे मुझे बहुत मानसिक संतुष्टि मिलती थी सर। मेरे दिल को चैन मिलता था सर। मुझे ऑफिस ड्यूटी भूल जाती थी उस वक़्त, मुझे अपना घर परिवार सब भूल जाता था सर, और मैं म्यूज़िक में ही लीन रहती थी, हर वक्त लीन रहती थी, उठते बैठते जागते सोते। म्यूज़िक ही मेरी लाइफ है, म्यूज़िक ही मेरी डाइट है, और आज की तारीख में भी म्यूज़िक ही को मैं अपना लाइफ पार्टनर फ्रॉम द फर्स्ट लव टिल नाउ अपना दोस्त मानती हूँ सर। जी, बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक है। म्यूज़िक के प्रति आपने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। अब इसमें एक प्रश्न उठना ये स्वाभाविक है कि हमारी जो रिसर्च टीम है उन्होंने यह भी पता किया है कि आप आशा भोसले जी को बहुत परफेक्टली गाती हैं, और आप उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हैं। जैसे जिस तरह से आपके हेयर स्टाइल से भी लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल उन्हीं की प्रतिमूर्ति इस समय लग रही हैं। तो उनके अलावा और कौन से ऐसे सिंगर्स हैं, कोई फिल्मी, नॉन फिल्मी, किसी भी तरह के सिंगर्स जिनसे कि आप प्रभावित रही हों और जिनको आपको गुनगुनाने में या जिनके गानों को दोबारा रिक्रिएट करने में आपको आनंद आता हो? जी सर, आशा भोसले की आवाज़ को मैं बहुत दिल से पसंद करती हूँ, और उनके गाने मेरे दिल को छू जाते हैं, जिसकी वजह से शुरू से ही आशा भोसले के गाने मैंने पुरानी फिल्मों के और बीच के इरा के फिल्मों के और आज के फिल्मों के भी जो गाने आशा जी ने गाए, फिल्मी नॉन फिल्मी, मैंने उनको बिल्कुल डिट्टो कॉपी करके और अपने लिए भी गाया और
अपने फ्रेंड्स के लिए भी, ऑफिस के लिए भी और सभी लोगों के सामने भी प्रस्तुत किया। मैं दिल से आशा भोसले जी को अपना गुरु मानती हूँ। उनके एक एक नोट को बार बार सुन के एग्जैक्ट फॉलो करती हूँ। को मुझे लगता है कि मैं आशा जी की ट्रू कॉपी करूँ। सो इसलिए उनके कुछ चुनिंदा गाने तो मैंने इतनी बार गाए हैं, म्यूज़िक प्रोग्राम्स में, ऑफिस में, आउटसाइड एंड रिलेशंस फंक्शंस में और एवरीवेयर जहाँ मुझे मौका मिला मैंने आशा जी को ही गाया। और लता जी के प्रति भी मेरी पूरी श्रद्धा है। वो तो बिल्कुल संगीत की देवी रही है भी और आगे भी ही रहेंगी। लता जी के कुछ गाने मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनको भी गाती हूँ। सो ये कह लीजिए कि कॉम्बो कह लीजिए कि मिक्सिंग विद लता एंड आशा। इस पॉडकास्ट से बीच में आपको टोक रहा हूँ, इस पॉडकास्ट से पहले जब हम प्रिपेयर कर रहे थे इसको अपने ड्रेसिंग रूम में, तो आपने एक जिक्र किया था कि जब आप स्कूल की छात्रा थी 10 या 12 साल की उम्र में, तो उस समय लता जी ने आपके स्कूल में विजिट किया था। वो जरा अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा। जी सर मैं गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी किया और ओनली गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट का स्कूल था वो। तो मैं 6ठी या 7वीं कक्षा में थी। तो हमारे स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी के फंक्शंस तो स्कूलों में होते रहते हैं। तो 15 अगस्त का फंक्शन था, तो मुझे सुनने में आया कि लता जी हमारे स्कूल में झंडा फहराने आ रही हैं, कुछ लोग इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोगों के साथ। तो मैं खुशी से नाच उठी। उस वक्त मैं 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ती थी सर। तो उसके बाद जी मेरे खुशी का ठिकाना नहीं। और मुझे म्यूज़िक टीचर ने एक गाना दिया था उस फंक्शन के लिए कि इंदु आप गाएंगी ए मेरे वतन के लोगों, ये गीत जो लता जी ने कुछ रिसेंटली पहले ही रिकॉर्ड करवाया था जब चाइना इंडिया की वार चल रही थी। तो मैंने वो लता जी का गाना इतनी श्रद्धा और इतनी मेहनत से प्रैक्टिस करके तैयार कर लिया। जैसे ही लता जी हमारी चीफ गेस्ट बन के बैठी स्कूल में और उन्होंने झंडा फहराया, तो मैंने एकदम ये गाना शुरू कर दिया गाना। तो वो इतने ध्यान से मुझे देख रही और इतने सुंदर तरीके से मुझे स्माइल दे रही और इतने प्यार मोहब्बत से आँखों से मुझे उन्होंने देखा कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और उस फंक्शन के बाद मैं स्टेज से कूद पड़ी और एकदम लता जी की जाके साड़ी के साथ हक करके चिपक गई। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, बोला बेटी तुम पढ़ो पहले, उसके बाद आप बॉम्बे आना मेरे पास, मैं आपको आगे की एडवाइस करूँगी। एंड उनका आशीर्वाद मुझे 6ठी क्लास में स्कूल में ही मिल गया। ये तो आपके ऊपर एक ईश्वर की कृपा रही कि संगीत की देवी स्वयं चलकर आपके पास आई। और जहाँ तक मैंने पढ़ा इस गाने के बारे में, ए मेरे वतन के लोगों, तो इसको सुनकर जब लता जी ने परफॉर्म लाइव किया था इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सामने, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। जी जी। तो क्या वो जो गाना आपने लता मंगेशकर जी के सामने, उन्हीं का गाना उनके सामने सुनाया? हाँ जी। क्या थोड़ा सा उसका हमें दर्शकों के लिए गुनगुना कर बता सकती हैं आप? जी ज़रूर। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो
लौट के घर ना आए। वाह, क्या ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इंसिडेंटली आज सुबह मैं जब यहाँ स्टूडियो के लिए निकला तो अपनी गाड़ी में मैं कर्तव्य पथ को ही पार कर रहा था, तो वहाँ यही गाना उस समय इंसिडेंटली बज रहा था। तो बड़ा ही ये अद्भुत संयोग है। और वहाँ और भी गाने चल रहे थे देशभक्ति के जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने दिए हैं, और ये गाना उस समय चल रहा था। तो ये बड़ा ही एक सुखद संयोग मुझे लग रहा है। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आगे एक दो प्रश्न और पूछकर इसको कंक्लूड करते हैं। तो अब आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि एक कोई अगर आज आपको देखकर कोई प्रेरित हो सिंगर बनने के लिए, तो आप यंग जनरेशन को आज की क्या कहना चाहेंगे कि सिंगिंग को क्यों अपनाएं, और सिंगिंग को अपनाएं तो उसको अपनाने के लिए किस तरह का प्रशिक्षण आदि लिया जाए, और किस गुरु के पास जाएं, और क्या अपने दिनचर्या में वो सुधार कर सकते हैं, कैसे गले का ध्यान रख सकते हैं, और बाकी क्या चीज़ें आप बताएंगे कि एक जो सिंगिंग के क्षेत्र में जो उभरते हुए हमारे कलाकार हैं, जो उसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या आप उनको बताना चाहेंगे? जी सर, मैं जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं, जो टीनेजर्स हो, यंग हो या अडल्ट्स हो, उनके लिए बस यही मैं उनको प्रेरित करने के लिए कहूँगी कि म्यूज़िक को कभी वो छोड़े नहीं, और घर हो, बाहर हो, दफ्तर हो, कहीं भी हो, किसी कार्यस्थान में भी बैठे हो, तो म्यूज़िक की प्रैक्टिस उनके लिए एक अनिवार्य जीवन का एक लक्षण बन जाता है कि वो सुबह और शाम को 15-15 मिनट ज़रूर निकालें अभ्यास करने के लिए। कोशिश करें कि वो हारमोनियम पे सबसे पहले शास्त्रीय संगीत की जो प्रथम लेसन सिखाया जाता है, रोब अवरोध, उसको सारे गामा पाधा निसा से स्टार्ट करें। और हारमोनियम पे प्रैक्टिस अगर नहीं भी होती तो इन सरगमों को रियाज करें, अभ्यास करें, और म्यूज़िक को अपना बेस बना के ये जो जितने भी राग हैं उनकी शिक्षा प्राप्त करें, ताकि उनको सभी रागों का भी ज्ञान हो और वो पूरी सक्षम हो जाएं कि वो गाते वक्त कहीं भी किसी भी सुर को छोड़े नहीं। तभी एक कंप्लीट गीत, गज़ल और भजन वो अच्छे तरीके से गा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है सभी म्यूज़िक लवर्स को कि वो अभ्यास ज़रूर करें, और अगर शिक्षा लेनी है तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पे अच्छे म्यूज़िक की, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है, वो संस्थान ज़रूर ज्वाइन करें सुबह शाम, और म्यूज़िक का अभ्यास ना छोड़ें। जैसे हम लोग खाने के बिना जीवित नहीं रह सकते, तो अगर म्यूज़िक लाइफ में लाना है तो उसको भी एक खाने के रूप में आप लीजिए कि ये हमारी डाइट है, इसको हमने दिन रात खाने की तरह ही अपने अंदर लेना और प्रैक्टिस करके परफेक्शन लानी है। तो यही मेरी हिदायत है, इंस्पिरेशन है यंग लोगों के लिए कि वो मेहनत करें। म्यूज़िक बिना प्रैक्टिस के आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको म्यूज़िक की शिक्षा है भी, तो अगर आप सोचें कि मैं बिना अभ्यास के कहीं पे खड़ा होके या किसी प्रोग्राम में गा लूँगा, तो ये मुश्किल है। जब तक आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे, म्यूज़िक आपको परफेक्ट तरीके से नहीं आ सकेगा, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। इसलिए आपको मैं यही प्रेरणा दूंगी कि अपना म्यूज़िक का अभ्यास नहीं छोड़िए,
घर में रहिए या किसी प्रशिक्षण केंद्र में म्यूज़िक की ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए और दिन रात गले को खोल के नाभि से गाइए, ऊपर के गले से नहीं गाइए। नाभि से शुरू कीजिए रागों की प्रैक्टिस और सरगमों की प्रैक्टिस, ताकि जाके आपको परिपक्व सिंगर बन सकें। ये मेरी सब यंगर लोगों को हिदायत है और रिक्वेस्ट है, और उनके लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से उनको हार्दिक अभिनंदन और उनको आशीर्वाद देती हूँ। आपकी शुभकामनाएं सदा हमारे भव्य भारत चैनल के यंग दर्शकों के साथ, जो कि संगीत को अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके साथ रहेगी। और आपसे भी जो ग्रीन रूम में चर्चा कर रहे थे, आप अपने अचीवमेंट्स बताने में बहुत शाई हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैं आपकी बिग अचीवमेंट बताना चाहूँगा जो कि पिछले साल ही आपको मिली है। तो दर्शकों को जानकर ये हर्ष होगा कि इंदु बग्गा जी को पिछले साल लॉयंस क्लब इंटरनेशनल ने चूज़ किया अपने वुमेन प्रेस्टीज अवार्ड देने के लिए, संगीत के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए जो इन्होंने पिछले 50 वर्षों से किया है। तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको लॉयंस क्लब इंटरनेशनल ने दिया, जो कि पैन इंडिया एक अवार्ड था जिसमें 5000 से ऊपर नॉमिनेशंस आए थे, और उसमें लगभग 104 अपने अपने क्षेत्र की विशिष्ट महिलाओं को ये अवार्ड से नवाजा गया। उसमें इंदु बग्गा जी एक हैं। और आखिर में हम यह कहकर कंक्लूड करते हैं कि इंदु बग्गा जी जैसी जो शख्सियत हैं वो समाज के लिए पथ प्रदर्शन का काम करती हैं, जिन्होंने कि अपने अपने क्षेत्र में उस मुकाम को छुआ है। और आज सभी जो यंगर जनरेशन है या जो और भी इनसे जो जनरेशन हैं वो प्रेरणा ले सकती हैं कि किस तरह से अपने घर के घरेलू कामकाज में, सरकारी कार्य में या अपने पैशन में किस तरह से आपने संतुलन स्थापित करना है, और इस उम्र में भी अपने पैशन को लगातार जवान बनाए रखा है। बात खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन समय की भी सीमाएं हैं, समय की सीमा में हम सारे बंधे हैं। तो सबसे पहले तमाम दर्शकों की तरफ से, भव्य भारत चैनल के तमाम दर्शकों की तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी जहमत उठाई और हमारे स्टूडियो में आए। और हमारा एक यह भी निवेदन आपसे है कि आपके जो फेमस सॉन्ग्स, जो कि हमारे गोल्डन एरा के आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं, चाहे वो बेशक आशा जी के हों, लता जी के हों या किसी और गायिका के हों, तो उनको आप स्वरबद्ध करें। इससे हमारे न केवल जो नई पीढ़ी के जो दर्शक हैं, हमारे जो संगीत की तरफ रुझान है जिनका, वो प्रेरित होंगे, बल्कि आपका भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट, एक रिकॉर्ड यहाँ पर हम बनाना चाहेंगे। तो भव्य भारत चैनल के स्टूडियो में आने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, और सभी क्रिएटिव टीम के सदस्यों का मैं हार्दिक और तहे दिल से एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आप लोगों ने यहाँ आने का अवसर दिया और अपने आप को बताने का अवसर दिया। आपको मेरा दिल से हार्दिक धन्यवाद सर। और मेरी सभी के लिए एक कामना है कि सभी सदस्यों को मैं गुड लक बोलती हूँ। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जी इंदु जी, स्टूडियो में आने के लिए एक बार आपका हृदय से हार्दिक धन्यवाद।